Good evening, guys. Let's start a very important topic of meteorology. ये meteorology का सबसे पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, एंड दिस इज वेरी बेसिक चैप्टर. ये पहला बेसिक चैप्टर है और इससे फ्री के नंबर आते हैं डीजीसीए में. ठीक है. चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. ठीक है. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं. सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे कि मेटेरोलॉजी का मतलब क्या होता है. मेटेरोलॉजी पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर है तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए. और मेटेरोलॉजी और जियोग्राफी में अंतर क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो दिमाग में यही होना चाहिए. दूसरा हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है. ठीक है. तीसरा हम पढ़ेंगे कि लेयर्स इनके क्या है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है. और कुछ ट्रिक्स देखेंगे ताकि हम रिमेंबर कर पाए कि हम कैसे लेयर याद कर सकते हैं. इन लेयर्स के हम प्रॉपर्टीज, प्रोमिनेंट फीचर्स और कौन से फीचर्स डीजीसीए पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, डीजीसीए या फिर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. ठीक है. फिर हम देखेंगे इसमें सारे प्रॉपर्टीज के बाद कि एक्चुअली में ऐसा होता क्या है, ऐसा है क्या, ऐसा होता क्या, ऐसा क्यों रखना है. फिर हम लोग देखेंगे दो फॉर्मूलाज भी हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. दो फॉर्मूलाज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक तो देखेंगे कि कोई भी हाइट पे टेम्परेचर निकालने का क्या फॉर्मूला है, फिर आउटसाइड एयर टेम्परेचर डेविएशन और ऐसा के बीच में क्या रिलेशन है, ये सब हम लोग देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आता है मेटियोरोलॉजी. ये एक्चुअली में मेटियोरोलॉजी होता क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं. क्या तो आ रहा है, मेटियोरोलॉजी होता क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं. तो मेटियोरोलॉजी क्या होता है, इट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ वेदर विद इन एन एटमॉस्फेयर. ठीक है. और आपको डिटेल में बताओ तो इट इज अ साइंस डीलिंग विथ एटमॉस्फेयर एंड इट्स फेनोमेनन इंक्लूडिंग वेदर एंड क्लाइमेट. ये वेदर और क्लाइमेट दोनों को इंक्लूड करता है. और जो वेदर और क्लाइमेट एटमॉस्फेयर के भीतर हो रहा है, जो अंदर हो रहा है, उसके पढ़ाई को मेटेरोलॉजी कहते हैं. जियोग्राफी क्या होता है, जियोग्राफी इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ अर्थ्स फिजिकल फीचर along with its relation to human and environment, या फिर इसी को हम लोग स्पेशल रिलेशनशिप भी कहते हैं, रिलेशनशिप. ठीक है. यही होता है. तो अब तो अंतर समझ में आ गया होगा. ठीक है. अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है. एटमॉस्फेयर चैप्टर चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या होता है. तो ये कुछ नहीं है यार, लेयर ऑफ गैसेस होते हैं दैट इन्वेलप्स द अर्थ, जो सराउंड करता है अर्थ को, एंड हेल्ड बाय ग्रेविटी. ठीक है. एज सिंपल एज दैट. अब हम देखा जाए तो याद रखना, अगर ड्राई स्टेट में है, ड्राई स्टेट इज नॉट गुजरात और बिहार, जो कि एक्चुअली में ठीक है, क्या ही बोलना है. तो ड्राई स्टेट का मतलब आप समझ पा रहे हो. अगर ड्राई स्टेट में है तो एटमॉस्फियर जो होगा ना, उसमें कंटेन करेगा 99% O2 एंड N2. ठीक है. ड्राई स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर में. अब हम आगे देखते हैं. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि N2, O2, आर्गन, AR और इनर्ट गैस, इसका एटमॉस्फेयर में क्वांटिटी कितना है वो भी ध्यान में रखने वाली बात है. तो सबसे पहले हम देखें कि बाय वॉल्यूम अगर हम परसेंट में देखें और बाय वेट अगर हम परसेंट में देखें, तो एटमॉस्फेयर में जो N2 है ना, ये आपको पता होगा 78% है और ये 75% है. ऑक्सीजन जो है 21% है और ये 25% है. दिस इज 0.95% आर्गन बाय वॉल्यूम में, और बाय वेट में इट्स अराउंड 0.95 ही है. ओके, 0.95% है. इनर्ट गैस इज 0.93% एंड दिस इज 1.3%. तो ये याद रखने वाली बात है. ठीक है. इससे डीजीसीए में क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फ्री का नंबर है, प्लीज़ कर लो, ये मिस मत करना.
हाईली इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये चैप्टर में ना सभी चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, एक जो डीजीसीए का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है उसके बारे में हम देखें तो बोलता है N2:O2 का बाय वॉल्यूम रेशियो कितना होता है। तो रेशियो हम बता देते हैं 4:1 होता है। फिर N2:O2 का बाय वेट रेशियो कितना होता है, तो रेशियो जान लो 3:1 होता है। ठीक है, ये डीजीसीए इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी मैंने आपको गैस बताया, भले नाइट्रोजन बताया, ऑक्सीजन बताया, आर्गन बताया या इनर्ट गैस बताया, ये सारे गैस के जो वॉल्यूम और वेट बताए, ये जो वेट और वॉल्यूम है मोर और लेस अप टू 60 किलोमीटर तक ही सेम रहते हैं। ठीक है, 60 किलोमीटर के बाद ये वैरी करने लगेगा, तो प्लीज ये ध्यान में रखना। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर या लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं इसको। तो देखो, एक ट्रिक जान लो, उससे सारा काम हो जाएगा। ट्रस्ट मी इन दी एग्जाम। ठीक है, TRSTMEINTHEEX। TR का क्या हो गया, ट्रोपोस्फियर हो गया, ट्रोपोस्फियर। ST का क्या हो गया, नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब, इट इज स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, ME का क्या हो गया, मीजोस्फियर। IN का क्या हो गया, आइनोस्फियर, या आइनोस्फियर नहीं याद रखना है तो मत रखो, थर्मोस्फियर याद रख लेना, थर्मोस्फियर। और EX का क्या हो गया, एक्सोस्फियर, जो कि आउटर स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिक है या निमोनिक है, ये आपको याद रखना है, इससे सारा काम हो जाता है। तो हम लोग एक एक करके सबका फीचर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है नन अदर देन ट्रोपोस्फियर। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर का फीचर देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला फीचर ये होता है ना, याद रखना कि इट इज अनस्टेबल लेयर। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि जितने भी वेदर फेनोमेनन होते हैं ना, जितने भी वेदर फेनोमेनन होंगे सब ट्रोपोस्फेयर में होंगे। यानी टर्बुलेंस हो गया, जेट स्ट्रीम हो गए, आपके आपके रेनफॉल हो गए, क्लाउड फॉर्मेशन हो गए, बारिश, हेल, जो भी आप बोलो सब ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। यहाँ पे जो होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होता है इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट। टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट एंड दिस इज नोन एज लैप्स रेट। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर भी घटता चला जाएगा। इस फेनोमेनन को हम लैप्स रेट बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डीजीसीए का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि वो दे देगा कि टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट, इसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए लैप्स रेट, ऑप्शन बी इन्वर्जन, ऑप्शन सी कुछ भी दे देगा, तो इसको हम लैप्स रेट बोलते हैं। फ्री का नंबर है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब बात आता है दूसरा कि 75% जो आपका एटमॉस्फेयर है ना, वो एक्चुअली में ट्रोपोस्फेयर ही है। तो 75% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ ट्रोपोस्फेयर ओनली, नथिंग एल्स। ऑल वेदर फेनोमेनन अकर्स एट ट्रोपोस्फेयर ओनली। ऑल वेदर फेनोमेनन, वेदर फेनोमेनन यहीं पे ही होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग हाइट देख लेते हैं। तो जो ट्रोपोस्फेयर है उसका जो हाइट है, जो पोल्स पे उसका हाइट है, हाइट एट पोल्स is around 8 kilometer, whereas height at equator is around 16 kilometer. अब भाई ऐसा क्यों है, डिफरेंस क्यों है, सच डिफरेंस। डिफरेंस ऐसा डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग इंसोलेशन और सोलार रेडिएशन, वो क्या है अभी बताते हैं। देखो, ये हमारा प्यारा अर्थ है, मदर अर्थ है। ये इक्वेटर हो गया, ये मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया। ठीक है, और ये मेरा सूरज दादा हो गया। ये सूरज दादा, ये जो सन है, वो मैक्सिमम इंसोलेशन कहाँ पे देगा, इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के पास देगा। और जैसे जैसे हम लैटिट्यूड इंक्रीज करेंगे, या हम जैसे जैसे ऊपर लैटिट्यूड अपर लैटिट्यूड पे जाएंगे, वैसे वैसे मेरा जो सनरेज है वो कम होता जाएगा इंटेंसिटी। और याद रखना, जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा सन का गिर रहा है वहाँ पे ट्रोपोस्फेयर का हाइट ज़्यादा होगा। बस
इसीलिए इक्वेटर पे 16 है, पोल्स पे 8 है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। डिलीट हो जाए, हाँ जी। अब आता है लैप्स रेट। लैप्स रेट मैंने आपको बता दिया, लैप्स रेट इज नथिंग बट डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट। तो अब बात आता है कि लैप्स रेट एज पर आईएसए लैप्स रेट, आईएसए हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, बस अभी वर्ड ध्यान में रख लो। आईएसए लैप्स रेट कितना है, 1.98 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट है। अगर हम किलोमीटर में देखें तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 3.5 फ़ारेनहाइट है पर किलो पर 1000 फीट। ओके, एक मिनट, हाँ हाँ, ठीक है, पर 1000 फीट है। तो एक ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ कैट में और सी डी एस में आता है, मोस्ट प्रोबेबली डी जी सी ए में भी। देख लो यार, बहुत हार्ड ऐसे कुछ है नहीं। क्वेश्चन था कि विद इन द गिवन फॉलोइंग फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट यूजेस डिग्री इन इट। तो देखो, सेल्सियस डिग्री भी होता है, फ़ारेनहाइट डिग्री भी होता है, बट केल्विन में डिग्री नहीं होता है। तो ये याद रखना, ठीक है। ये आपका ट्रोपोस्फेयर खत्म। ट्रोपोस्फेयर में बस इतना ही याद रखने वाली बात है। अब आता है ट्रोपोपॉज। अच्छा, एक चीज़ और, जो आप एयरक्राफ्ट, कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो फ्लाई करते हो ना, वो ट्रोपोस्फेयर में ही करते हो। मैक्स टू मैक्स ट्रोपोपॉज तक जाता है, मैक्स टू मैक्स। वो भी धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, वैसे वैसे एयर डेंसिटी कम होता है, इसीलिए आपकी एफिशिएंसी और मैन्यूवरेबिलिटी भी कम होने लगेगी। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में भी कुछ कुछ एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, बट वो कमर्शियल एयरक्राफ्ट नहीं है। वो कौन से है, सुकोई 57, F-35, ये सब जो है, ये सब उड़ते हैं। ठीक है, अब आता है ट्रोपोपॉज क्या होता है। तो देखो, ट्रोपोपॉज क्या होता है, याद करो, ट्रस्ट मी, TRUST। ओके, तो द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड एज ट्रोपोपॉज। ठीक है, इट इज एन आइसोथर्मल लेयर। आइसोथर्मल लेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर सेम रहता है, इसीलिए नो लैप्स रेट। डीजीसीए का फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा लेयर, आइसोथर्मल लेयर कहाँ फाउंड होता है। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी ट्रोपोपॉज। बिना को सोचे समझे ट्रोपोपॉज को टिक कर देना है, वही सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि ट्रोपोपॉज का जो हाइट होता है, ट्रोपोपॉज हाइट, वो अगर हम देखें किस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सबसे पहला फैक्टर लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। तो ट्रोपोस्फेयर का जो ट्रोपोपॉज का हाइट देखते हैं, तो वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। तो ट्रोपोपॉज हाइट डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ मतलब, साउथ टू नॉर्थ मतलब ये हो गया कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा ट्रोपोपॉज का हाइट है कंपेरेटिवली टू पोलर एरिया। मतलब इक्वेटर पे हाइट ज़्यादा होगा, फिर हम टेम्परेट जोन में जाएंगे, यानी 60-90 ऐसे ऐसे जाएंगे, तो ट्रोपोपॉज का हाइट कम होने लगता है। रीज़न क्या है, वही है, मैक्सिमम सोलर इंसोलेशन जो होता है इक्वेटर पे मिलता है, और जो मिनिमम होता है, रिलेटिवली मिनिमम है, वो मेरे को पोलर एरियाज में मिलता है, या जैसे जैसे हम लैटिट्यूड ऊपर जाते हैं। तो ट्रोपोपॉज का हाइट डिफरेंस होने का रीज़न ये है। दूसरा रीज़न क्या है, सीजन है। देखो यार, घुमा फिरा के वही इनकमिंग सोलर रेडिएशन का ही बात होगा। समर सीजन में मेरे को सबसे ज़्यादा सनलाइट मिलता है, इसलिए हाइट ज़्यादा होता है। विंटर में कम मिलता है, इसलिए हाइट कम होता है। थर्ड रीज़न क्या है, प्रिवेलिंग टेम्परेचर ऑफ द डे। प्रिवेलिंग टेम्परेचर ऑफ द डे, ठीक है। अगर दिन भर में गर्मी है, धूप ज़्यादा मिला है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ट्रोपोपॉज का हाइट ज़्यादा होगा। नहीं है तो कम होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, टाइम ऑफ द डे। सुबह में सबसे ज़्यादा सनलाइट हमको मिलता है रिलेटिवली टू शाम में। तो सुबह में मेरा ट्रोपोपॉज का हाइट ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू शाम में। ठीक है, ये हुआ। अब ट्रोपोपॉज कहाँ पे मिलता है,
तो ट्रोपोपॉज देखो, हाइट ऑफ, पहले ट्रोपोस्फेयर समझ लेता है, हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर कहाँ तक ट्रोपोस्फेयर होता है? तो ट्रोपोस्फेयर ना मेरा 36,000 फीट तक मेरे को मिलता है, और इस 36,000 फीट के बाद से ही मेरा ट्रोपोपॉज चालू हो जाता है, ठीक है। इसलिए 36,000 फीट जो है ना, 36,000 एग्जैक्ट फीट है, इसी को हम लोग आइसोथर्मल लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि यही तो ट्रोपोपॉज हुआ ना मेरा, यहाँ इसके बाद से तो चालू हो गया। अच्छा, एक चीज और याद रखने वाली बात है, अगर हम टेम्परेचर आपको बताए ट्रोपोपॉज का, तो टेम्परेचर ट्रोपोपॉज का अगर हम देखें तो इक्वेटर के पास जो ट्रोपोपॉज है उसका जो टेम्परेचर है ना वो -70 डिग्री सेल्सियस है, और जो पोल्स के पास है टेम्परेचर वो -50 डिग्री सेल्सियस है। अब बताओ ठंडा कहाँ पे है? ट्रोपोपॉज इक्वेटर पे ज्यादा ठंडा है कंपेरेटिवली टू पोल। अब आप बोलोगे यार सनलाइट तो सबसे ज्यादा इक्वेटर पे आ रहा है। अरे भाई देखो रीजन क्या है ना, इसका रीजन बताते हैं थोड़ा सा इरेज करके। देखो रीजन क्या है, आपको पता है कि दिस इज माय नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट मिलता है मेरे को इक्वेटर के पास, तो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर अभी मैं बोल रहा हूँ, ट्रोपोस्फियर का हाइट सबसे ज़्यादा है। फिर जैसे जैसे हम ऊपर जा रहा है मेरा हाइट धीरे 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 कम होते जा रहा है। यहाँ पे मेरा 8 किलोमीटर है, यहाँ पे मेरा 16 किलोमीटर है, और यहाँ पे मेरा ट्रोपोपॉज का भी हाइट है, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा ट्रोपोपॉज का हाइट है पोलर में। अब जब आप लैप्स रेट निकालोगे ना तो आप चेक करोगे कि आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो ये जगह जो है ना ज़्यादा जल्दी जल्दी ठंडा हो जा रहा है, और यहाँ पे तो 8 किलोमीटर के बाद ही आइसोथर्मल लेयर आ जा रहा है। आइसोथर्मल लेयर कहाँ होता है? ट्रोपोपॉज में होता है। ट्रोपोपॉज कहाँ होता है? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे होता है। यहाँ पे आपको आइसोथर्मल लेयर जाने के लिए 16 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको आइसोथर्मल लेयर पहुंचने के लिए आपको बस 8 किलोमीटर ही ऊपर जाना पड़ेगा, समझे? तो इसीलिए ये जो एरिया होता है ना ट्रोपोपॉज, जो इक्वेटर पे होता है, वो ज्यादा ठंडा होता है कंपेरेटिवली टू पोल्स। बस यही रीजन है, और यही रीजन आपको समझना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये हो गया। अब हाँ, अब रेलेवेंस देख लेते हैं। रेलेवेंस क्या है ट्रोपोपॉज का? रेलेवेंस ऑफ ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज का रेलेवेंस क्या है? तो सबसे पहला रेलेवेंस ये है ट्रोपोपॉज का कि ये इन्फ्लुएंस करता है वेदर पैटर्न को, वेदर पैटर्न को, ठीक है, और जेट स्ट्रीम को। अब बात आता है जेट स्ट्रीम क्या है। भाई जेट स्ट्रीम का अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, देख लो वहाँ पे। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो एक्चुअली दो हेमिस्फेयर है, नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। अभी जो भी मैं एक हेमिस्फेयर में बनाऊंगा दूसरे हेमिस्फेयर में भी वही बनेगा। ये मेरा 0 डिग्री है, ये मेरा 30 डिग्री है, ये मेरा 60 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है। अब देखो होता क्या है, मैक्सिमम इंसोलेशन सन का मेरे को यहाँ रिसीव होता है, और ये मेरा ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट मेरे को मिल रहा है, तो यहाँ पे लो प्रेशर का फॉर्मेशन होगा, एयर ऊपर जाएगा, राइज करेगा, राइज करने के बाद इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर और जा नहीं सकता क्योंकि ट्रोपोपॉज, ट्रोपोस्फेयर आ गया, इधर मूव करने लगेगा, और एक इधर मूव करने लगता है, इधर मूव किया, इधर मूव किया, इधर मूव किया। एयर अब जो गर्म था, एयर मूव करते करते एडियाबैटिकली ठंडा हो गया वो, उसके बाद हैवी होने के कारण सिंक डाउन किया, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनाया। विंड आपको पता है कहाँ से कहाँ चलता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये एक सेल बना। सिमिलरली ये जो 90 डिग्री वाला जगह है ये बहुत कोल्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट हाई प्रेशर बनेगा। दिस इज रिलेटिवली वार्म, वार्मर देन 90 डिग्री, so this area will be low pressure. Now you see the wind travels from high pressure to low pressure, the wind goes to the low pressure and it heats up, ठीक है। वो यहाँ पे फ्रिक्शन होने के कारण यहाँ पे हीट अप हो जाता है, जाते जाते हीट अप होने के कारण ये फिर असेंड करता है। असेंड होने के बाद ये ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपॉज में पहुंचता है, कोई ऑप्शन नहीं रहता है, एक एयर का सेगमेंट इधर जाता है, एक एयर का सेगमेंट इधर जाता है, इधर जाने के बाद धीरे धीरे वापस ये गर्म हवा ठंडा हो जाता है, फिर सिंक डाउन कर जाता है, एक सेल ये बन गया। तो अब एक हवा जो यहाँ गया था वो धीरे धीरे यहाँ गया, यहाँ जाके फिर नीचे सिंक डाउन कर गया, डिसेंड कर गया,
फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलता है। हमेशा याद रखना, विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो देखो ये 3 लेयर बना, 1 2 3। अब इन दोनों के जंक्शन पे और इन दोनों के जंक्शन पे यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम मिलता है उसको हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहते हैं। यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम मिलता है उसको हम पोलर जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये हमारे ट्रेड विंड्स है। और जानना है इनके बारे में तो प्लेलिस्ट मेटेरोलॉजी का चेक करो, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है जेट स्ट्रीम, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। तो रेलिवेंस ऑफ ट्रोपोपॉज का क्या है कि सबसे पहले ये वेदर पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। उसमें आपको पता चलेगा जेट स्ट्रीम के कारण ना आपका मानसून भी इफेक्ट होता है। ठीक है, जेट स्ट्रीम के कारण मानसून भी इफेक्ट होता है। तो ये है। एक चीज और जानने वाली बात है कि देयर आर 2 ब्रेक्स एट ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज में 2 ब्रेक है। ठीक है, ब्रेक कौन कौन से है? 40 डिग्री ब्रेक है, 40 डिग्री नॉर्थ पे ब्रेक है, एंड 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे ब्रेक है। ये 2 ब्रेक है, और इनमें से भी जो ये 40 डिग्री नॉर्थ ब्रेक है ना, ये ज्यादा प्रोमिनेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा प्रोमिनेंट है। अब बात है कि सबसे पहले तो ये ब्रेक होता क्या है, व्हाट इज दिस ब्रेक, हाउ डज दिस ब्रेक फॉर्म, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस ब्रेक, और 40 डिग्री का ही ब्रेक प्रोमिनेंट क्यों है कंपेरेटिवली टू 60 डिग्री ब्रेक। ठीक है, तो इन सबको भी हम कवर अप करते हैं। ये भी डीजीसीए का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, डीजीसीए इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, कहीं लिख लो। क्वेश्चन आता है सीधा कि 3 ऑप्शन दे देगा, विच इज द प्रोमिनेंट ब्रेक ऑफ ट्रोपोपॉज, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री। कुछ नहीं देखना, जहां 40 डिग्री लिखे ऑप्शन लगा दो, टिक लगा दो। ठीक है, हाँ। तो जो ब्रेक होता है ना ट्रोपोपॉज का, ट्रोपोपॉज का, उसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं इसको, ब्रेक ऑफ ट्रोपोपॉज को हम लोग ट्रोपोपॉज डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। और यहाँ पे ये एक्चुअली में होता क्या है ना, यहाँ पे हाइट एंड स्ट्रक्चर जो ट्रोपोपॉज का होता है वो एब्रप्टली चेंज होता है, एब्रप्टली चेंज होता है। ठीक है, तो ये होता है, इसके कारण ट्रोपोपॉज डिसकंटिन्यूटी होता है। अब ये होता क्यों है? ठीक है, क्या होता है ये तो हम समझ गए, अब बात करते हैं होता क्यों। तो ये क्यों होता है, इसका बेसिकली 3 मेजर रीजन है। ये एब्रप्ट चेंज क्यों आ रहा है? सबसे पहला रीजन है प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, दूसरा रीजन है टेम्परेचर डिफरेंस, और तीसरा रीजन है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो देखो प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो गया, ये जो रिलेटिव हाई प्रेशर लो प्रेशर हम पढ़ते हैं प्रेशर चेंज के कारण। अब प्रेशर चेंज क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस आता है। अब यही टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बनता है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या है? अभी जो मैंने आपको ये 3 साइकिल बनाया था ना, हैडले, पोलर, फेरल सेल, जो जहाँ पे आपको दिखाते हैं जेट स्ट्रीम प्रोमिनेंट फाइंड होता है, वो पूरा जो साइकिल बनता है ना, उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेल बनते हैं। उसका वीडियो चेक कर लो, अच्छे से समझना है तो क्या होता है। ठीक है, अब बात आता है कि 40 डिग्री नॉर्थ पे ही प्रोमिनेंट ब्रेक क्यों बनता है। प्रोमिनेंट ब्रेक 40 डिग्री नॉर्थ क्यों है, 60 डिग्री पे क्यों नहीं बनता है? और जाहिर सी बात है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेल, प्रेशर ग्रेडियंट, ये और टेम्परेचर डिफरेंस, ये तो यार मेरे सदर्न हेमिस्फेयर में भी होता है। तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्यों नहीं बन रहा है? ये सिर्फ 40 डिग्री नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं, 60 डिग्री नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं? तो सबसे पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। देखो, अगर आप अर्थ अपना ध्यान से देखोगे ना, तो आप देखोगे कि जो नदर्न हेमिस्फेयर है वहां पे लैंड मास ज्यादा है कंपेरेटिवली टू वाटर बॉडीज। ये देख रहे हो, बहुत ज्यादा लैंड मास कवर अप किया हुआ रहता है। मेरे पास ग्लोब या वर्ल्ड मैप है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। और जब नीचे आप जाओगे ना, तो आप देखोगे कि वाटर बॉडीज ज्यादा और लैंड मास कम है। अब यहाँ पे 2 कंसेप्ट लगता है, कॉन्टिनेंटालिटी इफेक्ट। कॉन्टिनेंटालिटी इफेक्ट क्या होता है कि जो वेदर पैटर्न होता है, कि जो एरियाज सी शोर के बगल में है, वहां पे वेदर ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट साल भर सेम रहता है। और उसके बाद वेदर वाटर और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी ना टेम्परेचर डिफरेंस और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में भी आता है, चेंजेस आता है। तो इसीलिए हम लोग सदर्न हेमिस्फेयर को इतना प्रोमिनेंट मानते ही नहीं है। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि लैंड हीट्स अप
फास्टर देन वाटर। ठीक है, ये ऐसे कंटिनेंटलिटी इफेक्ट है ना, कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट, हम लोग अदर लेक्चर्स में भी कवर अप किए हैं। ये सब सारा कंसेप्ट अदर लेक्चर में भी हुआ है। तो ये समझ गए सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों नहीं होता है। अब बात आता है कि 40 डिग्री नॉर्थ ही क्यों होता है। तो देखो अभी जो हम दो सेल बनाए थे, याद है, यहाँ पे एक 0 डिग्री बनाए थे, एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 90 डिग्री बनाए थे। ठीक है, तो ये 30-40 मतलब 40 के अराउंड है। ये जो सेल होता है ना, दिस मूव्स विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। अर्थ का रोटेशन के कारण जब सनलाइट का इंसोलेशन वेरी करता है हर एक लैटिट्यूड पे, तो ये सेल भी ऊपर नीचे करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेल बना था, एक यहाँ पे एक सेल बना था, एक यहाँ पे सेल बना था। तो यहाँ पे जो सेल बना था ना, और यहाँ पे सेल बना था, तो यहाँ पे बना था सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, यहाँ पे बना था पोलार जेट स्ट्रीम। ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ना ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कंपेरेटिवली टू दिस पोलर जेट स्ट्रीम, इसीलिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेल ज्यादा बना। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर, यानी यहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट था, ये जो लो प्रेशर है, और यहाँ पे भी लो प्रेशर बना था। ये लो प्रेशर एब्सोल्यूट लो प्रेशर है, मतलब ये लो प्रेशर ज्यादा है कंपेरेटिव टू दिस रिलेटिव लो प्रेशर, इसीलिए प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हुआ, प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे ज्यादा स्टीप हुआ, ज्यादा हुआ। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा भयानक हुआ, इसीलिए एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी ज्यादा भयानक हुआ, इसीलिए एसटीजे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ। तो एसटीजे यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हुआ है, इसीलिए 40 डिग्री नॉर्थ का जो एब्रप्ट चेंज है, यहाँ पे जो एब्रप्ट चेंज होता है, जो हाइट में चेंज होता है और जो स्ट्रक्चर में चेंज होता है, इसीलिए ये प्रोमिनेंट होता है। बस यही रीजन है। आई थिंक मैंने सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश किया होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक रेलेवेंस ये भी है, ब्रेक का रेलेवेंस क्या है, ये जो ब्रेक हुआ उसका रेलेवेंस क्या है। तो आपको पता है जेट स्ट्रीम के बारे में ये पता होना चाहिए। सपोज करो जेट स्ट्रीम का डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट, अगर वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में एक एयरक्राफ्ट जा रहा है ना, तो उसको जेट स्ट्रीम पुश दे दिया, ये एज अ टेल विंड काम किया, तो उसके कारण क्या हो गया, स्पीड अप हो गया, वो जल्दी कम टाइम लगाएगा और उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, तो वो डिस्टेंस जल्दी कवर अप कर लेगा, फ्यूल एफिशिएंट, फ्यूल भी सेव कर लिया वो। ठीक है, तो ये ब्रेक थोड़ा ना हमारे लिए रेलेवेंट इसलिए हो जाता है एविएशन से रिलेटेड। अब बात करते हैं एवरेज हाइट क्या होता है ट्रोपोपॉज का। देखो ट्रोपोपॉज तो वेरी करता है, हमारा ट्रोपोपॉज का हाइट जो है वो वेरी करता है इक्वेटर पे और पोल्स पे। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड। ठीक है, बट एवरेज हाइट इसका देखें तो 11 किलोमीटर के आसपास होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो -56.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आइसोथर्मल लेयर होता है, पता होना चाहिए 11। और यहाँ पे बस इतना ही काम का है, इससे ज़्यादा ट्रोपोपॉज में कुछ नहीं पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर, तो देखो निमोनिक याद करो, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। ठीक है, तो टीआर ट्रोपोस्फेयर हो गया, इसके बाद आया स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में देखते हैं। देखो स्ट्रेटोस्फेयर याद रखना है, इट इज अ स्टेबल लेयर। ये एक स्टेबल लेयर है, यहाँ पे कोई वेदर फेनोमेनन नहीं होता है। जितना वेदर फेनोमेनन होना था सब आपका कहाँ हो चुका है, ट्रोपोस्फेयर में ही हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक क्लाउड मिलता है जिसको हम न्यूक्लियस क्लाउड या फिर मदर ऑफ पल्स क्लाउड भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। और ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये स्टेबल लेयर है, यहाँ पे कोई वेदर फेनोमेनन नहीं होता है, तो भाई यहाँ पे क्लाउड कैसे आ गया, इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। साथ ही में इसका और एक फीचर याद रखना, ये 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का होता है। इसका जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। पेज क्लियर करके ही बताते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो होता है टेम्परेचर इज कांस्टेंट अप टू 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर तक इसका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। हाउएवर आफ्टर दैट टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट। अब देखो ट्रोपोस्फेयर में मेरा क्या था, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट।
दिस इज नोन एज इन्वर्जन। ये भी इंपॉर्टेंट है डीजीसीए के लिए, यही सब क्वेश्चन आते हैं बेसिक बेसिक। ठीक है, मेटेरोलॉजी इसीलिए बोलते हैं ना मेटेरोलॉजी में सब पास कर गए, बस यही सब रीजन, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपको ओजोन मिलता है, ओजोन लेयर जो है ना वो मिलता है, और ये मिलता है 25 किलोमीटर पे, 25 किलोमीटर पे मिलता है, और इसी के कारण इन्वर्जन होता है। देखो होता ये है कि अप टू 20 किलोमीटर तो आपका एक आइसोथर्मल लेयर है। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं आफ्टर 20 किलोमीटर विद इन स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में 20 किलोमीटर तक तो आइसोथर्मल लेयर हो गया। उसके हम ऊपर जाते हैं तो ओजोन, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना ओजोन बढ़ता है, इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के साथ, क्योंकि ओजोन भी बढ़ा हुआ है, ऊपर ओजोन ज्यादा है कंपेरेटिव टू नीचे। मतलब 21 किलोमीटर पे अगर हम देखें तो ओजोन का मॉलिक्यूल सपोज करते हैं 4 मॉलिक्यूल है, वहीं अगर हम 25 किलोमीटर पे देखें या 27 किलोमीटर पे तो देखें तो यहाँ पे 14 मॉलिक्यूल है ओजोन का। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये स्टेबल रीजन होता है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम होता है और कोई वेदर नहीं होता है। एक रेयर टाइप का क्लाउड होता है जिसको हम लोग नेक्रियस क्लाउड भी बोलते हैं या मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड भी बोलते हैं, इसके बारे में ही देखते हैं। नेक्रियस क्लाउड और मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड। एक्चुअली अगर आप इसको गूगल करोगे ना, ये देखने में कैसा लगता है तो आपको पता चलेगा ये देखने में क्या लगता है, कैसा लगता है। नदर्न लाइट जो होता है ना, नदर्न लाइट जैसा ही देखने में लगता है, ये नदर्न लाइट जैसा ही देखने में लगता है। ठीक है, नदर्न लाइट आप देखोगे, ये बेसिकली कहाँ मिलता है, 20 to 30 किलोमीटर पे ये मिलता है, और मिलता कब है, विंटर में मिलता है। ठीक है, और वो भी स्पेशली पोल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। आगे देखेंगे हम लोग क्यों पोल्स वोल्स पे मिलता है, अभी पहले इतना ही देखते हैं। ठीक है, अब ये बात है कि ये क्लाउड स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों फॉर्म होता है, तो सबसे पहला रीजन ये है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में ओनली रीजन फॉर्म होने का ये है कि ये उसी जगह पे फॉर्म होता है जहां पे एक्सट्रीम लो टेम्परेचर होता है। एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, अब मैंने आपको बताया कि विंटर में फॉर्म होता है और पोलर में फॉर्म होता है। ठीक है, विंटर में फॉर्म होता है और पोलर में फॉर्म होता है। होता क्या है कि एक्सट्रीम लो टेम्परेचर है, ये इसको कॉम्प्लीमेंट करवाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है किसका, वाटर का, नाइट्रिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसके कारण सुपर कूल लिक्विड या आइस क्रिस्टल फॉर्म होता है। ठीक है, और पोलर रीजन में क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि पोलर रीजन में आपको पता होना चाहिए कि बहुत बार विंटर में ऐसा ऐसा समय भी जाता है जहां पे 24 आवर से ज्यादा तक सनलाइट नहीं आता है, जिसको हम लोग डार्क विंटर मंथ कहते हैं। विंटर मंथ ये क्या करता है, इस पूरे प्रोसेस को ना बूस्ट कर देता है। ठीक है, और ब्लोस्टर कर देता है। बस इतना ही जानने का चीज है। ये खत्म हुआ, अब आता है स्ट्रेटोस्फेयर, खत्म हुआ स्ट्रेटोपॉज, खत्म हुआ, अब आता है मीजोस्फेयर। अब यार मीजोस्फेयर में ना काम का चीज जो याद रखने वाला है वो मैं बताता हूँ। पहले जो परम प्रथा प्रतिष्ठा जो भी अनुशासन है वो बता दूं। 50 से 85 किलोमीटर तक ही रहता है अर्थ सरफेस से, इसका हाइट यही होता है अर्थ सरफेस से 50 से 85 किलोमीटर के आसपास। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। तो देखो, ट्रस्ट मी इन एग्जाम, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो गया कि अप टू 20 किलोमीटर तो वो भाई टेम्परेचर सेम था, -56.5 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर 20 किलोमीटर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर। और मेसोस्फेयर में क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट, मतलब वापस लैप्स रेट हो गया, लैप्स रेट हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, यहाँ पे भी एक क्लाउड बनता है जिसका नाम है नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। ठीक है, यहाँ पे भी नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड बनता है। और यहाँ पे ये नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड क्यों बनता है, क्योंकि मेसोस्फेयर में सारे लेयर के मुकाबले यहाँ पे कोल्डेस्ट टेम्परेचर होता है। कोल्डेस्ट टेम्परेचर ऑफ एनी लेयर
यहाँ पे ये आपको मीजोस्फेयर में ही मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं मेसोपॉज। ठीक है, मेसोपॉज। यही कोल्डेस्ट टेम्परेचर के कारण ये नॉक्टिल्यूशन क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। बस इसमें ना ये 3 पॉइंट जो है ना, ये ध्यान में रखने वाली बात है, ये डीजीसीए इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, अब आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर आता है। थर्मोस्फेयर में क्या होता है, ये 85 किलोमीटर एंड अबव का बात है। यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है, देखो मेसोस्फेयर में क्या था, टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट, इसमें वापस उल्टा हो जाएगा, इन्वर्जन आएगा, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट। क्यों? यूवी रेडिएशन के कारण। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई साहब, स्ट्रेटोस्फेयर में यूवी आप बोले समझ में आया, मीजोस्फेयर में आप बोले यूवी नहीं है, तो भी हम एक बार समझने के लिए तैयार हो। अब थर्मोस्फेयर में फिर यूवी कैसे आ गया? ये बीच वाले को भाई क्यों छोड़ दिया, मीजोस्फेयर को क्यों छोड़ दिया, इसको लोनली क्यों फील कर? तो उसका रीजन एक है ना, क्योंकि थर्मोस्फेयर में ना अपने को एक चीज मिलता है जिसका नाम होता है एटॉमिक ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पे मिलता है, और ये एटॉमिक ऑक्सीजन का ना एक एफिनिटी है, एक प्रॉपर्टी है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, कि ये एब्जॉर्ब करता है एक्सट्रीम यूवी रेडिएशन को, यूवी रेडिएशन एंड एक्सरे रेडिएशन फ्रॉम सन, एक्सरे रेडिएशन फ्रॉम सन। इसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन हाइट, बस इसीलिए। ठीक है, आई थिंक दिस इज नॉट रिटन इन एनी बुक, दिस वाज टोल्ड बाय माय वन ऑफ माय यूपीएससी एस्पिरेंट फ्रेंड। ठीक है, फिर अब आता है एग्जॉस्फेयर। अब एग्जॉस्फेयर क्या होता है? एग्जॉस्फेयर लास्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर है, जो कि सीधा आउटर स्पेस में जाके मर्ज हो जाता है। बस इतना ही इसमें था। अब बात आता है आईएसए का। ठीक है, आईएसए स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। अब बात आता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आईएसए को रखा ही क्यों गया? तो सबसे पहले ना इसको रखा गया है एक रेफरेंस पॉइंट बनाने के लिए, रेफरेंस पॉइंट या डेटम सेट करने के लिए। क्यों डेटम सेट करने के? अब समझो कि आपके इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना है, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, वो कैलिब्रेटेड होने चाहिए ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट से, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस टेस्टिंग एंड डिजाइन ऑफ एयरक्राफ्ट में भी ये काम आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट आईसा है क्या क्या, ये सब कुछ कुछ चीज याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मीन सी लेवल टेम्परेचर एज पर आईसा कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। मीन सी लेवल प्रेशर कितना है, तो 1013.25 हेक्टोपास्कल है, या फिर 29.92 मरकरी इंचेस है, मरकरी इंचेस है। उसके बाद अगर हम देखें डेंसिटी, देखें डेंसिटी एट मीन सी लेवल, मीन सी लेवल डेंसिटी अगर हम देखते हैं तो वो कितना है, 1225 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है। उसके बाद हम देखें लैप्स रेट कितना है, तो लैप्स रेट अगर देखें तो लैप्स रेट अभी आपको बता चुका हूँ 1.98 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट, और ये कहाँ तक है, अप टू 36,000 फीट है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर चालू हो जाता है, जो कि 56.5 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस है। और ये कहाँ तक होता है, ये होता है 36,000 फीट से लेके 65,000 फीट तक। ठीक है, उसके बाद मेरा जो एयर होना चाहिए एज पर आईसा वो ड्राई होना चाहिए। उसके बाद जो मेरा ग्रेविटी होना चाहिए, उसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है तो स्क्वायर लगेगा। ठीक है, अब आते हैं दो फार्मूला के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल आता है, इसलिए दो फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी फार्मूला है, बेसिक्स ऑफ फार्मूला है। फार्मूला है टेम्परेचर एट एनी गिवन ऑल्टीट्यूड, अगर आपको निकालना हो, ऑल्टीट्यूड का निकालना हो तो 15 माइनस ऑल्टीट्यूड जिसका भी निकालना हो उसको 1000 से डिवाइड कीजिए, इंटू 2 कीजिए। बट याद रखिए ये जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल है टिल 36,000 फीट ऑल्टीट्यूड तक ही, 36,000 फीट तक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोल दिया 4000 फीट का टेम्परेचर निकाल के दिखाओ तो भाई,
तो आप कुछ नहीं करेंगे, 15 माइनस 4000 फीट डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 2 करेंगे, तो ये 3 4 2 8, तो 15 माइनस 8 कितना होता है मेरे ख्याल से 7 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला और ध्यान में रखने वाली बात है, जो डेविएशन होता है दिस इट इज एक्चुअल माइनस आइसा होता है। ठीक है, डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल माइनस आइसा। ये एक्चुअल क्या है, ये मेरा आउटसाइड एयर टेम्परेचर है। ठीक है, दोनों में से कोई भी दो चीज दिया बोलेगा, एक चीज निकालना है तो आप निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पे नोट करने वाली एक और बात है, एक चीज नोट कर लो फिर चैप्टर ओवर ही है, कि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, ये जो है ना, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बस चैप्टर ओवर, खत्म। इस चैप्टर में बस इतना ही करना है, फर्स्ट चैप्टर है, बहुत बेसिक है, इतना ही करना था और कोई काम का नहीं है इसमें कुछ। ठीक है, काफी इतना।